नंद किशोर, आपने कहा बाबा जी सब प्रकार का सट्टा बंद कर दूंगा। जुए के कारण महाभारत हुआ, पूरे परिवार को देश निकाला सहना पड़ा। 1 साल के लिए वनवास झेलना पड़ा। ढूंढेंगे आपको, मिल जाओगे तो फिर वही 13 साल। ये सब हुआ जुए के कारण। और आज हमारे देश में जुए को वैलिड कर दिया गया है। वो है शेयर मार्केट। 2000 पॉइंट उछलेगी, खुद ही कुछ बातें अफवाह के रूप में उड़ा दी जाएंगी और ऊंचे भाव पर बेच दिया जाएगा। अगले दिन गिरा दी जाएगी, नीचे भाव में खरीद लिया जाएगा। यह है जुआबाजी बंद। क्रिकेट के मैच की IPL वगैरह सब बंद। सभी लोग काम करेंगे या क्रिकेट देखेंगे। मैं प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक महीने, अगर वह अनपढ़ भी है तो भी 30,000 रुपया महीना उसके बैंक अकाउंट में 1 तारीख से 3 तारीख तक डालने की गारंटी करता हूं, बिना किसी भेदभाव के। न धर्म का कोई आधार, न जाति पाति का कोई आधार, बस 18 साल से ऊपर, उसके बाद जब तक उसका जीवन है। तो आपको इसमें क्या आपत्ति हुई जी? लगता है आप भी गोलमाल करते होगे जी, तभी तो आपने सवाल पूछा जी। इस जी के ऊपर बड़े झगड़े हुए हैं। उद्धव ठाकरे और कंगना रनौत में बहसबाजी हो गई जी। कंगना रनौत ने उद्धव जी को तू कह दिया, ये तू तड़ाक के अंदर जी खत्म हो गया। मैंने चैट जी से पूछा, चैट जी मुझे एक बताओ जी, यह जो कंगना रनौत जी कहती हैं कि भारतवर्ष को आज़ादी 2014 में मिली थी जी, फिर 2014 से पहले यहां क्या होता था जी? क्या सुअर बघियाड़ हुआ करते थे जी? फिर ये नॉन बायोलॉजिकल कैसे पैदा हो गए जी? तो वो मुस्कुराया। उसने कहा आपने तो जी लतीफे घड़ने शुरू कर दिए जी। एक चुटकुला मैं भी सुना तू जी। मैंने कहा सुना तू जी। एक सेठ ने सारा काम घर का रखने के लिए, करने के लिए एक नौकर रख लिया जी। पहले दिन नौकर से बोला, देखिए जी यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं जी, सबसे पहले तो इस बात का ख्याल रखना जी कि सबको जयकारे के साथ बोलना जी, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री भी आते हैं जी। अच्छा जी। यहाँ अनपढ़ ICC के प्रेसिडेंट भी आते हैं जी। अच्छा जी। यहाँ पर वित्त मंत्री के पुत्र जी भी आते हैं जी।
तो उनको सबको जी कह के बोलना है आपने। उसने कहा ठीक है जी, और कोई बात बताओ जी। इतने में रसोई घर में खटका हुआ। खटके की आवाज सुन के नौकर भागा, देखें क्या हुआ। देखा तो थोड़ी देर में वापस आया, कहता मालिक जी, बिल्ली जी ने चूहा जी खा लिया है जी, और बिल्ली जी ने झटप लगाई थी जी, और प्लेट जी फर्श जी के ऊपर बैठ के टूट गई हैं जी। तो मैं प्लेट जी के टुकड़े इकट्ठे कर लूं जी, फिर मैं दूसरी बात आपकी सुनता हूं जी। नरेंद्र मोदी कहने लगे कि कांग्रेस में परिवारवाद बहुत बड़ा है। मैंने कहा जी, अगर परिवारवाद भी रहता जी तो बड़ा अच्छा था जी। क्यों जी? क्योंकि जी परिवारवाद तो आपने जी खत्म कर दिया जी, और आप तो जी व्यक्तिवाद पे ले आए जी। परिवारवाद में तो जी 150 आदमी तो जी होते ही थे ना जी। अब तो जी एक मोदी जी ही हैं, दूसरा जी तो कोई भी नहीं। आप तो बात करते हैं जी परिवारवाद की। इस परिवारवाद ने देश को उजाड़ दिया जी, तो फिर मोदी जी ने कौन सा वसा दिया जी? पूछा है कि मोदी जी की इस फिलॉसफी के पीछे क्रोनोलॉजी क्या है, हिडन फैक्टर क्या है। तो सुनिए गौर से, कानों के पर्दे खोल लीजिए। तानाशाह ऐसे ही होते हैं। तानाशाह का मतलब है कि जो किसी को अपने से ज्यादा ऊंचा ना होने दे। अगर वह 6 पढ़ा है जी, तो 8 पढ़ा मुख्यमंत्री न बन जाए जी। अगर उसकी छाती 56 इंच है जी, वैसे तो मैं जी चैलेंज करता हूं, आज तक किसी ने मापने का कोशिश ही नहीं की जी कि 56 है भी कि नहीं है जी। है तो जी सारी 43। मैंने कन्हैया दर्जे से पूछा जी, वो कहता है जी झूठ बोलता है जी। अगर मोदी जी अपने से ऊंची क्वालिफिकेशन का व्यक्ति अपनी ही बीजेपी में रहने दे देगा, तो फिर इसको प्राइम मिनिस्टर कौन रहने देगा जी? सबको दबाकर रखने का मतलब ही यही है जी। और दबकर तभी तो रहेंगे जी कि और किसी का मुखड़ा आगे लेके ही नहीं आना जी। चुनाव लड़ना है तो मोदी जी के नाम पर लड़ना है, नियुक्ति करनी तो मोदी जी की मनपसंद की करनी। किसको कौन सा महकमा देना वो मोदी जी की मर्जी से चलेगा। ये भीतर की क्रोनोलॉजी है। बस एक देश में मोदी जी ही है, दूसरा जी कोई नहीं चलेगा, तो चैट पैट जी को हटा दिया जाएगा जी। ये कितनी देर चलेगा जी? आपने पूछा इसकी बैकग्राउंड में क्या है।
देश को नर्क बना देना, देश को इतना गरीब कर दो जी कि वो सिर्फ जीवन जीने के लिए ही राशन मांगे जी, इसके अलावा कुछ और न मांगे जी। और कर भी दिया जी। 80 करोड़ जनता का जब अन्नहारा जीवन दाता एक मोदी जी ही बन गया, तो दूसरा चीज ये पैदा क्यों होने देगा? ये पीछे की क्रोनोलॉजी है। अब देखिए जी, अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी कितना बड़े हैं, जरा बताओ ना। क्या उससे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान इस भारतवर्ष में सारे में है ही नहीं। लोग डॉक्टर की उपाधि लिए फिरते हैं, पीएचडी, एमएससी, स्नातक हैं, स्नातकोत्तर है, लेकिन क्या यही काबिल था जी? आईसीसी का चेयरमैन है जी, पहले बीसीसीआई का चेयरमैन था, अब थोड़ी पदोन्नति हो गई है जी। तो मैं ये सब कुछ समाप्त कर दूंगा जी, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ये टांगे पांगे, मैंने कल कह दिया कि बिहार के स्वास्थ्य मिनिस्टर नीतीश कुमार जी के बेटे घर से विधानसभा तक पैदल चलकर बिना 3 बार गिरे पहुंचे जाएं जी, तो फिर मैं मान लूंगा जी। तो मेरे पास एक कमेंट आया, बाबा जी अगर इसने चल के दिखा दिया तो जी। मैंने कहा फिर जी हम इसको बदल देंगे जी। कहते क्यों जी? मैंने कहा हमने तो जी असली टूंडा पंगा लेना है, जिसने चलकर ही दिखा दिया जी वह तो बिहार के योग्य नहीं है जी। जरा गौर से देखेंगे, हिंदुस्तान की राजनीतिक प्रतिभाएं इस व्यक्ति ने एक एक करके पीछे हटा दीजिए। वसुंधरा राजे सिंधिया, मैं जयपुर में था उस वक्त, सरकार वसुंधरा के थे। रात को सोने के लिए टेंट लगाए जाते हैं। अब रिक्शा वालों का अपना घर तो कोई होता ना, रिक्शा वाला आता, पास कोई टेम्परेरी बेचारा 2 फट्टे रखकर परोंठों की दुकान खोल लेता। दुकान क्या होती, वो तो ईंटों का अड्डा होता। 2-4 परोंठे खाते और सो जाते। बड़ा सुंदर व्यवस्था थी। मैं सारा जयपुर घूमा करता जब भी जाता। और कौन था चीफ मिनिस्टर? विजय राजे सिंधिया की पुत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। ऐसी शानदार व्यवस्था मैंने देखी राजस्थान की। उसके बाद मैं कई बार गया। राजस्थान की व्यवस्था अच्छे हाथों में रही है। आज क्या हाल हो गया है जी, देखिए आप जाकर। ये क्यों हुआ ऐसा?
ऐसे ही लोग विदेशों में जाके होटल मैनेजमेंट का कोर्स थोड़ी करके आते हैं लाखों रुपए खर्च करके। कुछ तकनीक्स सिखाई जाती हैं। अगर 4-6 पढ़ा व्यक्ति तुमने किसी इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया तो इसमें कोई शाबाशी है जी? धूर्तता की बातें। कांग्रेस में तो था परिवारवाद, और मैं समझता हूं कि अगर परिवारवाद भी रहता तो भी बहुत बढ़िया था, लेकिन परिवारवाद से तुमने इतना सुकोड़ा उसको कि आज सिर्फ व्यक्तिवाद रह गया। मोदी है तो मुमकिन है। तुम परिवारवाद को रोते हो। तुमने इतना विकृत कर दिया ढांचा हिंदुस्तान का। यह अप्रत्यक्ष रूप से राजतंत्र की व्यवस्था है, एक व्यक्ति का राज। तो लोकतंत्र तो समाप्त कर दिया ना आपने। ये ठीक है कि भारतवर्ष में लोकतंत्र तुम समाप्त नहीं कर पाओगे, तुम्हारी क्या औकात है। तुम्हारे जैसे 1000 मोदी भी पैदा हो जाएं, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था तुम अपनी पार्टी में तो समाप्त कर सकते हो। वो तो तुमने कर ही दिया। आज किसी व्यक्ति में यह हौसला नहीं कि वह तुम्हें चैलेंज कर सके। क्यों? क्योंकि तुम टांगे पांगे ही इकट्ठे करते हो। अच्छी नस्लें फसलें तो तुमने रिजेक्ट कर दी। क्या कमी थी इन लोगों में? शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे एमपी के। मैंने वहां की व्यवस्था देखी, बड़ी सुंदर थी। कोमल चित्त के व्यक्ति हैं। जो व्यक्ति जो कोई प्रतिभा रखता है उसको मैं कैसे बुरा कहता हूं? मैं किसी पार्टी विशेष से संबंधित नहीं। मेरा संबंध सीधा सीधा ईमानदारी और गुनाहगारी के साथ साथ है। मैं ईमानदारी के पक्ष में और गुनाहगारी के विरुद्ध आवाज देता ही रहूंगा। लेकिन तुमने अपनी पार्टी में ऐसा कोई सूरमा नहीं छोड़ा जो आज तुम्हारे कद के बराबर खड़ा होकर तुम्हें चैलेंज कर सके। और शर्म का पुर्जा तो परमात्मा ने जो आईटी स्पेशलिस्ट लगाए थे उन्होंने निकाल लिया है, क्योंकि उन्होंने महत कल्पना वाला पुर्जा फिक्स कर दिया है। तुम कल्पनाएं बड़ी बड़ी कर सकते हो मोदी जी, काम बड़े बड़े नहीं कर सकते। काम तो तुम कागजी ही करो। फूल बनाओगे, कागजी बनाओगे, उसमें सुगंध नहीं होगी। और अजीब से तुम जुमले छोड़ने में दक्ष होते ही चले जाते हो। क्या जुमला ठोका था? सारा काला धन ले आएंगे जी, 15-15 लाख रुपए सबकी जेब में आ जाएंगे जी। जल्दी जल्दी खाते खुलवा लो जी।
मैंने लोगों से कहा, मैं 1 अरब वोटरों के करीब 1 अरब वोटर हैं, तुम वहां के ऊपर अपना एपिक और अपना नाम टैटू बनवा लो, वह तो नहीं घर भूल जाओगे। जब जहां जाकर तुम अपना वोट कास्ट कर सकते हो, वरना हम तो कोशिश करेंगे तुम्हें इंडिविजुअल एक चुनाव के लिए स्पेशल फोन दे दिया जाए। पंचायत, नगर निगम, नगरपालिका, स्टेट और सेंटर, इनमें उसी का प्रयोग हो, क्योंकि एपिक नंबर एक व्यक्ति का समान होता है, वह नहीं चेंज होता। एड्रेस बदल सकता है, वोटर नंबर नहीं बदल सकता, तो वोटर नंबर वही रहेगा। देखिए, मृत्यु तो आती है, अगर किसी वोटर की मृत्यु हो जाती है वह नंबर खाली छोड़ जाएगा। उस नंबर को हम डैश लगा देंगे, इज नो मोर। उसका नंबर चेंज नहीं किया जाएगा, उसका नंबर किसी और को अलॉट नहीं किया जाएगा, नहीं तो ठगी की शुरुआत हो गई। जो व्यक्ति गुजर गया उसके आगे डैश, डैश का मतलब इज नो मोर नाउ। संसार की सभी समझदार संस्थाएं कह रही हैं कि इंडिया की इकोनॉमी टूट चुकी है, क्योंकि मोदी जी ने इतना पैसा अपने नाम के ऊपर जमा करा लिया है, वो स्विस में हो, वो किसी और बैंक में हो, इतना पैसा जाता कहाँ है? पेंडेमिक का तो तुम सिर्फ नाम ही लेते हो, कोरोना काल में तो तुमने इकट्ठे किए थे, खर्च कहाँ किया तुमने? बताइए कहाँ खर्च किया? स्कूल बंद हो गए, नए हॉस्पिटल नहीं बने, ना एम्स खुले, ना यूनिवर्सिटीज खुली, ना कोई बड़े बड़े इदारे खुले, ना कोई तकनीकी संस्थान खुले, ना कोई इसरो जैसी रिसर्च सेंटर खुले। फिर आपने पैसे कहाँ खर्च कर दिए जी? इन सब का हिसाब लेंगे जी। मुझे एक व्यक्ति पूछने लगे, यह सारे ईमानदार बीजेपी में हैं जी? मैंने कहा जी, ऐसा है जी कि सारे ईमानदार बीजेपी में इकट्ठे हो गए हैं जी, जैसे महाभारत में जी कौरव सब एक जगह इकट्ठे हो गए थे जी। एक मजे की बात बताऊं, नकुल और सहदेव ये माद्री के पुत्र थे, बाकी तीनों पांडव कुंती के पुत्र थे। वैसे तो पांचों के पांचों ही पांडु के नहीं थे, ये सब गोलमाल था, लेकिन चलो मैं किसी की पोल नहीं उगाड़ता जी। क्या हुआ कि नकुल और सहदेव के मामा जी शकुनी, शल्य बड़े जबरदस्त सारथी थे, और सारथी के साथ साथ
रण क्षेत्र में बड़े कुशल थे। उनका एस्टीमेट इतना सटीक होता था कि कभी भी वह अंदाजा लगा लेते, वह गलत नहीं होता था। लेकिन एक कमी थी उसमें। कमी थी कि वह जो योद्धा लड़ता था और जिस रथ के वो सारथी होते थे, उसको वह हत उत्साहित करते रहते थे। शक्की स्वभाव था उनका। शक्की स्वभाव के कारण ही उनका नाम शल्य रखा गया था। यानी कि वो चीर फाड़ करते रहते। ऐसे कैसे जीतोगे जी? आपके वाण लगते हैं जी तो 7 हाथ ही जाते हैं जी। उनके वाण लगते हैं जी तो 14 हाथ जाते हैं जी। तुम कैसे जीतोगे? लेकिन वह ये नहीं जानता था शल्य कि अर्जुन के रथ के ऊपर सारी सृष्टि का भार कृष्ण रूप में विद्यमान था और उसके ऊपर लगा हुआ झंडा अंजनी पुत्र हनुमान विराजमान थे। इतना भार होने के बावजूद भी कर्ण का एक तीर 7 हाथ पीछे खींच देता था रथ को, और अर्जुन तीर चलाता तो 14 हाथ। तो शल्य कहते, वाह वाह अर्जुन वाह, तुम बहुत बड़े महारथी हो, बाकी तीरंदाज हो। इससे कर्ण हत उत्साहित होता चला गया। उसका लड़ने का मादा कमजोर होता चला गया। क्योंकि अगर जैसे सावरकर ने माफीनामे की धूक निकाल दी, 7-7 बार माफीनामा, जैसे जिंदगी अकेले सावरकर को ही प्यारी थी, और फिर योद्धा भी कहलाए, वीर भी कहलाए, और वीर कहने वाले परम कायर हैं। वीरों ने उसकी तस्वीर सेंट्रल विस्टा में आसीन कर दी। तो क्या वह कायर वीर हो गया? नहीं हुआ। हिंदुस्तान 20 साल पहले आजाद हो गया। अगर वीर सावरकर को इन्होंने गिरफ्तार न किया होता, क्योंकि गिरफ्तार कर लिया, 50 साल की जेल कर दी, और वो भी काला पानी, और 10-11 साल काट लिए। कहाँ कटता है? ऐयाश व्यक्ति कहाँ काट सकता है? वहां से कली का चूना लेता, नाक में ठोंक लेता। नशा करने की आदत थी। तो पहले कली होती थी दीवारों में, उसकी पेपड़ी जम जाती, और वीर सावरकर वहां से पेपड़ी लेके उसको गला के नाक में ठूस लेता। जिन टैंक की शराब पीता, अंडे उबाल के सुबह सुबह नाश्ते में लेता। फार्मी अंडे नहीं थे उस वक्त, दूसरे मुर्गी के अंडे थे। इस तरह की आदतें बता देती हैं कि यह कौम कमजोर है।
और खुद को हिंदू कौम का सरगना कहा। इतना भी ना कहता तो अंग्रेजों के मन में यह बात न जाती कि हिंदू कौम कमजोर है। बार बार माफी मांगने के कारण अंग्रेजों में यह बात घर कर गई कि हिंदू कौम तो कमजोर है। अगर बलशाली होती, इधर भगत सिंह ने पूरी कोशिश की, राजगुरु सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, सभी ने, न गांधी हारा न सुभाष हारा। भगत सिंह को ऑफर किया गया कि तुम लिखित माफी मांग लो तीनों से, तुम्हारी सजा आजीवन कारावास में बदल दी जाएगी। उसके बाद आजाद होने के बाद तो रिहा हो ही जाते। अगर जीवन बचता तो 31 और 47 में कितना, 16 साल का फर्क था। लेकिन भगत सिंह ने कहा नहीं, हम देश के लिए शहादत देना चाहते हैं, ये हमारी आरजू है, हमारी उमंग है। लेकिन जी सावरकर जी ने क्या किया, बिना कहे जी माफी मांग लीजिए। फिर कोई क्या करे जी। बाहर के मडेरे बता देते हैं कि इमारत कैसी है। एक सावरकर के माफीनामे ने हिंदू कौम को बर्बाद कर दिया। अंग्रेजों के मन में यह बात घर कर गई गहरे कि यह कौम तो वास्तव में कायर कौम है। अरे एक बार माफी मांग ली, 7 बार माफी। अकेले इसको ही जान प्यारी नहीं है, इसका मतलब हर हिंदू को जान प्यारी है। और फिर तो हम इसको बिल्कुल ही आजाद नहीं करेंगे, इनको गुलाम ही रखेंगे। सावरकर ने देश को गुलाम रखने में बड़ी इमदाद की और कहा भी, मैं वफादार सिपाही बन के रहूंगा, मैं हिंदुस्तान को आजाद नहीं होने दूंगा, मैं अपना पूरा जान लड़ा दूंगा, क्योंकि हिंदू मेरे पीछे हैं। इस साइकोलॉजी को किसी को समझ नहीं आई कि यह हिंदुओं की कायरता अंग्रेजों के सामने ले आएगा और उनके भीतरी अंतस में जो गांधी का जज्बा है, जो भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और सुभाष चंद्र बोस से वो सबसे ज्यादा डरते थे, इनमें जो जज्बा है वो एक ही फूंक मर हवा हवाई हो गया। मैं ऐसे कहता हूं, यह इस बात में कोई फर्क नहीं, एक ही परिवार के लोग हैं सब। इसीलिए अगर यह माफी मांगता है तो बाकी भी कायर ही होंगे। मैंने आज ही एक वीडियो डाली थी कि मोदी मंदबुद्धि नहीं है, मोदी क्षीण बुद्धि है। क्षीण बुद्धि, कुछ नहीं सोच सकता, जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, और यह नस्ली है। मोदी कहता है जवाहरलाल ने कुछ नहीं किया, जबकि जवाहरलाल ने 167 करोड़ रुपए की संपत्ति आनंद भवन देश को दान कर दिया।
तो कहते हमारे पिता के पास तो था ही कुछ नहीं, चाय बेचते थे। मैंने कहा किसी को एक कप चाय ही मुफ्त पिला देते तो भी हम समझ जाते कि जिगरा है। यहाँ तो जिगरा ही नहीं है प्रभु जी, और उसके ऊपर तुम दोष मट रहे हो जिसने अपनी सारी संपत्ति लोक सेवा में अर्पित कर दी। फिर सच्चा सच्चा देश प्रेमी कौन होगा? मोदी जी के पिता वैसे तो नॉन बायोलॉजिकल है, जैविक नहीं है, जाके जवाहरलाल, और आप उसके बच्चे से जिसके नाना ने सारी जायदाद दान कर दी, जिसकी दादी ने अपने वजन की चांदी, तोला गया था उनको, मुझे वो स्थान नहीं पता, शायद बंगलुरु होगा, शायद मेरे, वो आज भी चांदी वहां पड़ी। इंदिरा गांधी उसको लेने नहीं गई। कुछ नियत का भी फर्क होता है। जैसी नियत थी मोदी जी, वैसा ही देश बना दिया ना जी। देखा जी, अब भीख मांगने की नियत थी जी, तो भीख मंगवा दी ना जी। अब शेखों के जूते साफ करते फिर रहे हो ना जी। हंसी आती है मुझको ऐसे मूर्ख इंसान पर, गलतियां तो खुद करे और दोष दे जनमान को। यहाँ अजीब अजीब से स्कॉलर पैदा हो रहे हैं, और ये 2014 के बाद पैदा होने शुरू हुए हैं। जैसे ऐसा लगता है कि 2014 से पहले यहाँ बघियाड़, शेर, चीते, भालू, कुत्ते रहा करते थे। अब आजादी की परिभाषा क्या है, यह तो इसी से पूछनी पड़ेगी। ऐसी परिभाषा तो हम नहीं जानते। हमने तो सीनों पर गोलियां झेल कर आजादी देखी। हमने गद्दारों की तरह काम कर कर आजादी के दर्शन नहीं किए। तो सारे जुएबाजों को समाप्त कर दूंगा जब मैं तुम सबको काम दूंगा, और सारा हिंदुस्तान काम करेगा या जुआ खेलेगा। हर व्यक्ति को काम मिलेगा, हर व्यक्ति को काम मिलेगा, और हर व्यक्ति को उसकी कैपेसिटी और उसकी प्रवीणता के ऊपर क्या कर सकता है वो, वैसा ही काम मिलेगा। गौ पालन की बात मैंने की। जो स्वामी एवं मुक्तेश्वरानंद कब से चिल्ला रहे हैं, और करपात्री जी महाराज शहीद हो गए, बहुत से संत शहीद हो गए। मैं उनकी भीतरी आकांक्षा पूरी करूंगा। यह मात्र आकांक्षा ही नहीं, यह हिंदुस्तान के लिए एक वरदान है, जिन ऋषियों ने खोज की थी कि गाय के भीतर ऐसी तरंगों का निकास होता है
जो आपकी रक्षा माता की तरह करती है, इसलिए हमने गाय को माता कहा। आज हमें छाछ मिलने को, पीने को नहीं मिलती, फिर हमें दूध भी मिलेगा गाय का, फिर हमें छाछ भी मिलेगी। तुम्हें पता है छाछ में जितना प्रोटीन होता है, जब हम मक्खन निकाल लेते हैं दूध में से भिगोकर, तो उस छाछ में जितना प्रोटीन होता है उतना प्रोटीन आपको कहीं से नहीं मिलेगा और इजीली डाइजेस्टेबल होता है। जब आप रोटी के ऊपर इतना सा पूरा गोला माखन का रख के खाओगे तो आपका शरीर खुद कहेगा तू काम कर। लेकिन आज तो शराब के ठेके हैं। आज छाछ कहां से आए? वक्त का इंतजार करो कि तुम भी शराब की जगह छाछ पियो, दूध पियो, माखन खाओ। दूध से बने हुए पदार्थ, दूध एक रसायन है, अमृत है, और दूध से बना हुआ दही इस भूलोक का अमृत है। तुमने आज ऋषियों द्वारा उस खोजे गए अमृत को बना दिया है। मैं उसे पुनर्जागृत करने की व्यवस्था कर रहा हूं। जैसी संस्थाएं ईडी, देखिए हमारे देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलते तो सभी ने देखा, लेकिन भ्रष्टाचारियों को अपनी गोद में बिठाते हुए भी देख लिया तुमने। ये तमाशा भी देखा तुमने। अपनी ही मुख से हिंदुस्तान का आखिरी रुतबा रखने वाला प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी घोषणा करते हैं जी कि अजित पवार जी ने 70,000 करोड़ रुपए का जी घोटालाबाज कर दिया है जी। और अगले दिन जी अजीत पवार जी गंगा स्नान करते हैं जी और भाजपा में मिल जाते हैं जी। एक बात और तुम्हें समझा दूं, क्रोनोलॉजी को समझने वाले बनो। जिस किसी का साथ लेकर मोदी की अंदरी गेम तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि मैं अंत समय उतरने की प्रतिभा रखता हूं। जिसको यह साथ मिला लेगा वो उनके भीतर जाके उनकी दुष्टता, कमजोरियां और सारी बातें समझ जाएगा, सीख भी जाएगा। फिर ये उसको समाप्त कर देंगे। क्यों? क्योंकि मन के भीतर इनका आराम और रात की नींद खराब नहीं होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति हमारे संग तो आ गया, हमें स्ट्रेंथ भी दे गया, लेकिन अब इसका निपटारा कैसे करना है वो भी फिर हमारे चाणक्य अमित शाह जी ब्योंतबंदी करेंगे। इसको मारना कैसे है? एक एक करके सबको ऐसे निपटाया जाएगा। पहले मिलाया जाएगा, फिर वो राज सीख जाएगा, फिर राज उगलना दे, इसलिए उसको निपटा दिया जाएगा। कितनों को निपटाया? हीरेन पांडा को, तुलसी प्रजापति को, उसकी घरवाली को निपटा दिया, मानसी सोनी को निपटा दिया, कहीं वो झगड़ा न कर लिया। और किस किस को निपटा दिया?
किसी को बल दिखा के, किसी को भय दिखा के, किसी को दाम दिखा के, किसी को दान दिखा के, किसी को मंत्री बना के, किसी को MP बना के अपने शौक भी पूरे किए। अब त्याग करे तो भाई जनता करे, और अयाशी करे तो भाई मोहन भागवत करे, या फिर प्रिय मोदी जी करे। क्योंकि हमको तो लोगों ने चुना, और फिर जब लोगों ने चुनना बंद कर दिया तो इन्होंने जो चुनाव करवाता था वही खरीद लिया। चल, जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी की समझ नहीं आई तो पर्वत को ही उठा लाया। चल, खुद ही सुषेण वेद देख लेंगे, पहचान लेंगे कौन सा है। तो अपन तो वक्त थोड़ा है, इसलिए पहाड़ ही उठाए ले चलते हैं। जिस दिन से मेरे यार ने जलवा दिखा दिया, उस दिन से मेरे होश ठिकाने लगा दिया। हमको तुम्हारे इश्क ने क्या क्या बना दिया, जो कुछ न बन सका तो तमाशा बना दिया। मेरी बात ध्यान से समझ लेना। अजित कुमार धरती से गए, दो जहां से गए। क्या गलती थी? गलती थी स्नान करके भाजपा ज्वाइन करना। जो हमसे हाथ मिलाएगा नेस्त नाबूद हो जाएगा। जो हमसे हाथ मिलाएगा नेस्त नाबूद हो जाएगा। आज कहीं वो चिराग नजर आता है? नहीं। क्या गद्दियां ही काफी होती? आदमी किसी भाव मिलता है, जीवन किसी भाव मिला करता है। अब नीतीश कुमार अपने आप को कितना पंडित समझता था, चारों खाने से तो हो गया ना। अब पुत्र के ऊपर कोई इल्जाम लगा दिया, टांगा पांगा था, अब या तो जेल जाओ या फिर हटो। CM की कुर्सी हमें चाहिए। महाराष्ट्र में क्या किया? शिंदे को तोड़ा, अजित पवार को तोड़ा, सो कपट के जंजाल बनाए, उसके बाद फडणवीस को बना दिया। एक को निपटा दिया, दूसरे को निपटा देंगे। और धंधा क्या करते हैं? यही तो कुछ किया करते हैं। तो कुछ न बन सका तो तमाशा बना दिया। अब नंबर नायडू का भी ऐसा लगेगा, क्योंकि सीधी सी बात है, जो इनके साथ मिलेगा वो इनके राज जानेगा। जो राज जानेगा उसका क्या भरोसा, कभी प्रकट ही ना करता। तो फिर हम ऐसे क्यों ना करें कि प्रकट करने वाला ढांचा ही समाप्त कर दिया जाए। बस यही नीति है और यही नियत है। अपने से ऊपर किसी को उठने नहीं दो। कोशिश तो बड़ी की थी अपने आप को भगवान साबित करने की, नॉन बायोलॉजिकल हूं। यह भी शुक्र है कि माता के जाने के बाद घोषित किया, नहीं तो वो लठ उठा लेती। अरे नॉन बायोलॉजिकल कैसे है तुम, मैंने तुझे जन्म दिया है। वो लठ उठा लेती हो।
नॉन बायोलॉजिकल का या तो मतलब नहीं पता साहब को, या फिर जानबूझकर मूर्ख बनते हैं। नारे से गैस बन जाएगी, बादल हों तो दिखेगा नहीं मिसाइलों को। इतना बड़ा साइंटिस्ट हिंदुस्तान ने खोज लिया, आज जाके शेख के पाँव के जूतों को साफ कर रहा है। हुक्म चलता है आज ट्रंप का, लेकिन हम ट्रंप के गुलाम नहीं हैं। मोदी ने कुछ सेटलमेंट किया होगा, हमारे जहाज को, हिंदुस्तान के जहाज को नॉर्वे क्यों ले जाया गया? केस था अडानी का, हिंदुस्तान का फ्यूल। इसी के कारण तो इंदिरा गांधी को डिसमिस किया गया था जगमोहन के द्वारा, कि उसने एक जहाज को प्रयोग कर लिया था स्वयं के लिए, और ये रोज ही उठाए फिरते हैं अपने काम के लिए, और कुछ अपने भारत के लिए तो कुछ, देश के लिए तो कुछ काम किया ही नहीं, अन्यथा ये दुर्गति थोड़ी होती 12 साल में। कोई मुल्क के 2 टुकड़े नहीं किए, कोई इतिहास नहीं बनाया। आज तक इतिहास में 95,000 कैदी किसी भी व्यक्ति ने किसी भी युद्ध में किए नहीं, मार दिए लेकिन कैद नहीं किए, ये एक इतिहास है। किसी युद्ध में 95,000 कैदी दुश्मन के कैद नहीं किए गए, यह एक रिकॉर्ड। तो ऐसा इतिहास बनाना तो बहुत दूर की बात है। बस जो कुछ न बन सका तो तमाशा बना दिया, आज तमाशा बन गए। भला तुम कहते हो कि हम तो चुन के आए हैं, फिर हम ट्रंप का आदेश क्यों माने भाई? ट्रंप कहता है कि ईरान से तेल मत लो, क्यों ना लो? ईरान की सभ्यता और भारत की सभ्यता तो दोनों पुरानी सभ्यताएं, फिर क्यों किसी और से तेल लें? अमेरिका क्या लगता है हमारा? हमारे बाशिंदों को तो वो बुरी तरह से बेइज्जत करके यहाँ भेजता है अमृतसर एयरपोर्ट के ऊपर, पाँव में जंजीरें, हाथों में जंजीरें, जैसे पता नहीं ये क्या गुनाह कर दिया ना। वो तुम्हें याद है दृश्य के तुम अंधे हो? तुमने नहीं देखा क्या वो दृश्य? इतनी घोर बेइज्जती करने की इसमें क्षमता कैसी आई? किसने दी ये क्षमता? हमारी बुजदली ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी के बुजदली ने। वो सिर पे चढ़ के बैठ गया, ईरान के सिर के ऊपर क्यों नहीं बैठा? ईरान रोज उसको छकाता है और रोज उसकी बातों को कैंसिल करता है, अपनी ही बात को मुख्य रखता है कि हमारे भी ये 8 मांगे हैं, इनको पूरा कर दो और हम दस्तखत किए देते हैं। सारे हार गए, वो नहीं मानता। सूरमा हो तो ऐसा हो, सूरा सोई जानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छांडे खेत। हमने बड़ा सूरमा 56 इंच का बैठाया था, काम तो सूरमाओं वाले नहीं है, काम तो महाकायरों वाले हैं। नस्ल तो वही रही ना सावरकर की। दाज दहेज की पूर्ण पाबंदी, जो मैरिज पैलेसेस हैं सब बंद हो जाएंगे, यहाँ हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, यहाँ शिक्षालय बनाए जाएंगे, यहाँ विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे, यहाँ रिसर्च सेंटर्स खुलेंगे,
इन लोगों को मुआवजा दे दिया जाएगा। और नेट वर्थ 25 करोड़ से ज्यादा किसी की भी नहीं होगी। मिस्टर मोदी, तुम जितना चाहे इसको लुटा दो, अडानी को, पता है माल तो तुम्हारा ही है। एक व्यक्ति शुरू से ही लुटा रहा है, एक ही व्यक्ति को लुटा रहा है, और सारे देश में कोई व्यक्ति से मिला ही नहीं। मैं तुमसे कहता हूं, आज एक नई पार्टी का उदय हुआ है। मैं उस पार्टी के मुखिया से कहूंगा कि विदेशों से बैठकर ये क्रांतिकारी योजनाएं धरा के ऊपर नहीं, इनको किया जा सकता। आप देश के भीतर आ जाओ, अगर थोड़ी सी भी तमन्ना है तो देश आपका गुणगान करेगा, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर मुझे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं इतना कुछ बोलता हूं, मैं भविष्य की योजनाएं बताता हूं, मैं ये करूंगा वो करूंगा। तुम यहां आ जाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। सभी को मैं पुकार के कहूंगा, वोट फॉर कॉकरोच पार्टी, जनता पार्टी। कोई तुम्हारे से विरुद्ध नहीं है, क्योंकि सब इससे उकता गए हैं। इसकी शक्ल देखने से भी उल्टी आती है लोगों को। मेरे को रोज कमेंट आते हैं, बाबा अब कितनी देर। मैंने कहा भी तुमने ही चुना है इसको, कितनी देर के लिए चुना है देख लो, कब हटाना है हटा देना। वो कैसे बाबा? हटाना इकट्ठा करके चले आओ 10 लाख लोग, सीजीआई से कहो। सीजीआई के पास 1000 बातें हैं, इसकी डिग्री जाली है, उस बेस पर भी कर सकता है। यह रोज सरकारी चीजों का इस्तेमाल करता है। इंदिरा गांधी एक जहाज इस्तेमाल किया था, उसके बलबूते को मुख्य बनाकर उसका चुनाव कैंसिल कर दिया गया था। क्या बिहार चुनाव कैंसिल नहीं हो सकता? 1.5 करोड़ स्त्रियों के खाते में चलते चुनाव के भीतर 10-10 हजार रुपया डालेगा? क्या यही औकात है हमारी 5 साल के लिए? 2000 रुपये साल की, बस इतनी सी औकात है। कमाल। क्या हम इतने गरीब हो गए? नहीं, हमें गरीब बना दिया गया। हमारा माल पड़ा है अडानी अंबानी जैसे सेठों के पास। चलो मेरे साथ, आओ मैं निकलवाता हूं। तुम साथ चलोगे ना? मेरे में तो जिगरा है, लेकिन तुम साथ चलोगे क्योंकि जरूर तुम्हें। मेरी हवस मिट चुकी, मेरे में कोई वासना नहीं, मैंने कोई इच्छा पूरी नहीं करनी। लेकिन आपको तो अभी जरूरत है, आपने तो सभी काम धाम करने। चलो फिर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। और यह जो नई पार्टी बनी है, तुम भी आ जाओ यहाँ। चलो हम रल मिलकर देश को फिर आजाद कर लेंगे। अभी कुछ बिगड़ा भी नहीं है, और अभी अगर देर हो गई तो सब कुछ बिगड़ भी जाएगा, फिर मौका हाथ नहीं आएगा। दाज दहेज बिल्कुल समाप्त। दाज दहेज लेने वाला सीधा जेल, बिना किसी अदालती प्रोसेस के। बस साबित हो जाए कि दाज दहेज मांगा है।
वो वक्त गए। आज लड़कों के रिश्ते ही नहीं होते। मेरे पास सुबह से शाम तक ऐसे ही लोग आते हैं, बाबा लड़का तो है, सरकारी नौकरी भी है, लड़की नहीं मिल रही, लड़का 35 का हो गया। ये क्यों हो गया? लड़कियां डरती हैं। इतना पढ़ने के बावजूद, इतना खर्च करने के बावजूद हमको कहीं टांग तो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहां तो मेरे सब हैं, वहां तो सिर्फ मेरा एक पति ही होगा, और कौन जाने पति कैसा निकले। ये डर है, इसलिए लड़कियों ने शादी करवानी बंद कर दी। कहते नहीं, ये है मुख्य कारण। दाज दहेज की जो मांग करेगा उससे पहले लिखित ले ली जाएगी, तुम किसी भी तरह से कोई वस्तु का डिमांड नहीं करोगे और तुम्हें कुछ दिया भी नहीं जाएगा। तुम देखो, अगर तुम इसकी इच्छाओं का या भरण पोषण शरीर का कर सकते हो तो स्वीकारोक्ति करो, अन्यथा 7 फेरों का कोई मतलब नहीं। वो तो कराए ही नहीं जाएंगे, उसको तो शादी माना ही नहीं जाएगा। शादी वो होगी जो अदालत में रजिस्टर्ड होगी। अभी लड़कियों को मार दिया जाता है, ऊपर से गिरा के मार दिया जाता है और इसको थोड़े से पैसे दे के बांध लिया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया, हर व्यक्ति का नार्को होगा, हर व्यक्ति का नार्को होगा। और यह जो गलत जंजाल बिखेरे बैठे हैं, PLR वगैरह, ऐसे 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 ऐसे, इन सब का नार्को होगा। इनको कुछ दिखता भी है कि यह लोगों को मूर्ख बनाने पर ही तुले। इस मास्टर जी को ये सोहेल है, ये फलाना है, ये वो है, दुनिया को लूट के तुम खाते हो तो अलग, जो दिमाग खराब करते हो वो अलग। क्या इस तरह की विद्या तुम्हें आती है? और क्या इस तरह की विद्या कोई होती है? इस तरह की कोई विद्या नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति के पिछले जन्म तो होते हैं, लेकिन उसकी चाबी समृद्धि की तुम्हारे पास होती है, तुम ही खोल सकते हो उसे, दूसरा कोई नहीं खोल सकता। अगर दूसरा व्यक्ति कोई खोलेगा तो वह बिल्कुल पूरा संत होगा, वह तुम्हारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस में जाकर तुम्हें तुम्हारा जीवन देख सकता है। सिर्फ एक व्यक्ति, और कितने हैं इस सारे संसार में? कितने हैं ऐसे लोग? नाम मात्र हैं। स्त्री पुरुष से विवाह नहीं होगा, स्त्री पुरुष इकट्ठे रहेंगे। और अगर स्त्री को तुमने तंग किया, क्योंकि स्त्री तुम्हारे घर आएगी, तो उसको आधी जायदाद देकर फिर तलाक मिलेगा और कोई व्यवस्था नहीं होगी, हमारी एक ही व्यवस्था होगी। इसलिए लड़की देखेगी लड़के के पास क्या, और वो बेच नहीं सकेगा उसके बिना इच्छा। अगर तलाक लेना है तो आधा जो भी है तुम्हारे पास, जमीन आधी दे दो उसे। कोई दुकान है, कोई मकान है, कोई कारोबार है, कोई फैक्ट्री है, आधा हिस्सा उसके नाम करा दो, तलाक दे दो। सीधा सा फार्मूला है। और लड़कियों से कहूंगा, लड़कों की जायदाद देखकर शादी करें, उसके बाप की नहीं। अगर उसका बाप कहे मैं जिम्मेदार हूं तो उसे कहो भाई तुम नाम कराओ इसके, और यह आधी नाम कराए नाम ना कराए, लेकिन घोषणा हो कि अगर मैं तलाक दूंगा, अगर मैं किसी बात के ऊपर विसरूंगा, तो आधा हिस्सा मेरी जायदाद का उसके नाम लग जाए ऑटोमेटिकली। यह है दाज को समाप्त करने का सही फार्मूला।
फिर लड़की की जायदाद देखी जाएगी, इसके पास क्या है, और उससे लिखत ली जाएगी लड़के से। और अगर लड़की तंग करेगी तो लड़का उसकी सबूत पेश करे। अगर लड़की चरित्रहीन है या कुछ ऐसा करती है जो शादी के विरुद्ध है, फिर तलाक मिल सकता है, फिर बिना पैसे के तलाक मिल सकता है। अगर लड़की चरित्रहीनता को अपनाती है तो फिर कोई पैसा नहीं देना होगा। खैर, ये सारी चीजें मैं समझा दूंगा जब विस्तृत विवरण तुम चाहोगे तो। आज तो सिर्फ ये था कि जुआ समाप्त, शेयर मार्केट ये जो सो है, आज उठा है मार्केट, अब तुम देखना कहां जाए, खुद ही उड़ा देंगे, क्योंकि सारा मीडिया इनका ही, खुद ही उछल जाएगा, तब तुम खरीद लोगे। अमीर आदमी उछले हुए भाव में बेच देंगे, फिर खुद ही गिरा देंगे, पिसोगे तुम। वो ऊंचे भाव में बेचे, नीचे भाव में कवर कर लेंगे। उनके पास तो फार्मूला सीधा है, हींग लगे ना फटकड़ी, रंग भी चोखा दे। और इस हिसाब से मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन भी खत्म करूंगा। और अगर तुम्हें कोई फैक्ट्री अच्छी लगती है, फैक्ट्री अच्छा काम करने वाली है, उसके शेयर खरीदो फिजिकल फॉर्म में। जैसे हम सोना खरीदते हैं, सोने की भी सारी जो तुम्हारी चलती है फ्यूचर ऑप्शन बंद, चांदी की भी बंद, और सब बंद, नेचुरल गैस भी बंद, सभी बंद, फ्यूचर ऑप्शन सब बंद। ये तुम्हारे पैसे कमाने के तरीके हैं निठल्लों के। तो शेयर मार्केट चलेगा, लेकिन इस तरह से चलेगा, उसका प्रारूप बदल जाएगा। तुम्हें कोई अच्छी लगती है फैक्ट्रीज वगैरह, इंडस्ट्रियल या कोई रियल एस्टेट या कोई और कोई हिसाब, उसमें आप फिजिकल फॉर्म में हिस्सा डालो। फिजिकल फॉर्म में आपको उसका प्रॉफिट आ जाएगा। तुम शोर शराबा करोगे, दिन भर के काम करोगे, मैं तुम्हें काम दूंगा, प्रत्येक हाथ को काम दूंगा। आज तो तुम सभी खाली बैठे हो, जुआ खेल रहे हो, कोई मोबाइल देखकर आंखें खराब कर रहा है, कोई गेम देखकर दिल बह रहा है, और तुम बिल्कुल फुर्सत में हो तो कोई ना कोई उपद्रव करते हो, कोई बलात्कार कर लिया, कोई चोरी कर ली, कोई सीना चोरी कर ली, कोई आती जाती लड़की को छेड़ लिया, कोई ऐसा काम कर लिया। जब खाली वक्त होगा, खाली मन शैतान का घर तुम्हारे लिए है, मैं उसको भगवान का घर बनाना चाहता हूँ। वो तरकीब भी तुम्हें बताऊंगा मेरे आध्यात्मिक चैनल में, तुम वो तरकीबें भी देख सकते हो। तो सट्टाबाजी बंद, प्रत्येक रिस्की काम बंद। ये रिस्की तुम्हारे लिए हैं, तुम्हें तो नंग कर जाएंगे। और वो जो बिल्कुल काम नहीं करते, निठल्ले हैं, उनमें कोई किसी तरह की प्रतिभा नहीं है। अब जरा देखो अमित शाह की बेटी के अंदर क्या प्रतिभा है। वह जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली, उसके बेटी के अंदर क्या प्रतिभा है। तुम बात करते हो परिवारवाद की, तुमने तो परिवारवाद भी नहीं छोड़ा, तुमने तो मोदीवाद छोड़ा है एक अकेला। तुम तो व्यक्तिवाद पे आ गए, तुमने तो और गर्क कर दिया हिंदुस्तान को। व्यक्तिवाद का मतलब समझते हो क्या होता है? राजतंत्र होता है। लोकतंत्र की हत्या तुमने उसी दिन कर दी जिस दिन तुम व्यक्तिवाद की तरफ मुड़े, और धीरे धीरे तुमने कमांड की। अपनी पार्टी में तो कमांड कर ली, वहां तो कोई नहीं बोलता, लेकिन जनता को कैसे कमांड करोगे तुम? जनता भूसर गई तो फिर ये काबू में नहीं आएगी। और मैं मिलिट्री के टॉप ऑफिसर से भी करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, देखो कोई आपका बच्चा है, कोई आपका भाई का बच्चा है, कोई आपका रिश्तेदार है,
कोई आपका पड़ोसी है, कोई किसी आपके ही बच्चे हैं सारे, कोई आपके गांव का है, तो मूर्ख राजा के आदेश गलत हों जो, तुम्हारा काम है बॉर्डर की रक्षा करना और पुलिस का काम है अपराधियों से हमारी रक्षा करना। अगर तुम्हें सरकार गलत आदेश देती है तो कृपया उसे अप्लाई न करें, हाथ जोड़ें। मैं तुम्हें रोजगार दूंगा, मैं तुम्हें रोजगार देने का वचन देता हूं, लेकिन तुम इस व्यक्ति का हुक्म मत मानना अगर वह नाजायज हो तो। अगर तुम्हें जायज हुक्म देता है, देखो कत्लो गार्त भी होते हैं, गलत तत्व भी होते हैं, बदमाशी करने वाले, हत्या करने वाले, लुटेरे भी होते हैं, उसके लिए तो आपको आदेश बिल्कुल मानना पड़ेगा, मानो। लेकिन अगर गलत आदेश मिले, लड़कियों को उठाओ वहां से, जो सेंट्रल विस्टा के करीब, साहब तो संगोल उठाए बैठे हैं, और तुम वहां से उठाओ और उनकी इज्जत से खिलवाड़ करो, जबकि तुम स्त्री का शरीर छू नहीं सकते हो। पहलवान है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उन्होंने वर्ल्ड में हमारा नाम रोशन किया है। और अगर कोई ईडी का व्यक्ति तुम्हारे रेड करता है, आखिरी बात सुनो, अगर कोई ईडी का व्यक्ति तुम्हारे रेड करता है, मोस्टली उसे 1000 में से 2 केस पता नहीं कैसे खुद ही डाले डूले मिल जाते हैं, बाकी सभी बरी होते हैं, किसी को कुछ नहीं मिलता है। इसको होता ही नहीं मिलेगा, क्योंकि भेजा ही इसने होता है, अमित शाह ने, मोदी ने, तो निकलेगा क्या खाक। अब मेरी बात सुन लो, सीजीआई साहब आप भी सुन लो, और सारी कोर्ट्स, न्याय व्यवस्था सुन ले। जब किसी के रेड पड़ती है तो जनता में उसकी बदनामी होती है कि यह चोर है, लुटेरा है, यह स्मगलर है, 2 नंबर का धंधा करता है। उसकी इमेज तो आपने खराब कर दी, यानी कि उसकी मान हद तक तो हो गया। वह व्यक्ति अदालत में मान हद तक का मुकदमा दायर करे। सीजीआई साहब, मैंने आपके दिमाग में से यह बात इसलिए निकाली क्योंकि आज तक 2000 जगहों पर रेड की सभी विपक्षी दलों से थे, या अपने दल में मिलाने के लिए कुछ न कुछ कार्य सिद्धि करनी। मिलता कुछ है नहीं, अगर कुछ न मिले, जो कि मिलता ही नहीं, तो फिर आपने क्या करना? आपने मान हानि का, मान हद, इज्जत हद तक का केस कर देना है। 500 करोड़ का करो, 1000 करोड़ का करो, उस सारी टीम के विरुद्ध करो। कहां तो तुम धक्के खाते थे, और ऐसा नहीं है कि पता नहीं है इन्हें, जजेस को सब पता है, लेकिन ये कर क्या सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, और ये खुद भी मिले हुए हैं, बिके हुए। तो मैं आपसे कह दूं जनाब, जब तक आप हो, 4-6 महीने हो, तब तक आप कृपा करना, अगर कोई ईडी ईसी वगैरह जाके जब भी किसी के घर प्रवेश करेगी तो उसकी इज्जत का सत्यानाश तो हो गया कि ये कोई ब्लैक धंधा करता होगा, इसके पास 2 नंबर की माया होगी, पता नहीं कहां से यह स्मगलिंग करके बेचा, इसने नशा बेच के बेचा, कहां से कमाया पैसा, उसका नाम तो बदनाम हो गया ना। तो आप इज्जत हद तक मजे से कर सकते हो, आप इसकी फोटो खींच लो और उसके ऊपर मानहानि का दावा ठोक दो। आज के लिए इतना ही, बाकी मैं कल आऊंगा। धन्यवाद।